नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्किल साथी पे। मेरा नाम जेरिशा मिश्रा सिंह। आइए आज हम जानेंगे कि मेडिकेशन एरर क्या होते हैं। मेडिकेशन एरर वो प्रिवेंटेबल एरर्स होते हैं जो पेशेंट के हॉस्पिटल में स्टे बैक होने के दौरान होते हैं। किसी भी टाइप का मेडिकेशन एरर जैसे कि प्रिस्क्राइबिंग एरर या लेबलिंग एरर या डिस्पेंसिंग एरर, किसी भी टाइप का एरर होना जिसकी वजह से पेशेंट को परमानेंट या फिर टेम्पररी हार्म हो, उसे हम मेडिकेशन एरर में कैलकुलेट करते हैं। फिर है नियर मिस मेडिकेशन एरर। नियर मिस मेडिकेशन एरर वो एरर होता है जब पेशेंट को हार्म या किसी भी टाइप का एरर पहुंचने से पहले हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको हम ध्यान दे देते हैं और वो हमें एरर पहले ही पता चल जाता है। उस एरर को हम कहते हैं नियर मिस मेडिकेशन एरर। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू मेडिकेशन एरर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेडिकेशन एरर में कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले है ह्यूमन रिलेटेड मेडिकेशन एरर, फिर आता है हमारा सिस्टम रिलेटेड मेडिकेशन एरर, फिर आता है हमारा मेडिसिन रिलेटेड मेडिकेशन एरर। ह्यूमन रिलेटेड मेडिकेशन एरर में हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोवाइडर्स में जैसे नर्सिंग प्रोवाइडर्स या फिर स्टाफ नर्सेस जो कि मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेडिकेशन एरर ह्यूमन रिलेटेड किस तरीके से हो सकता है कि वो ओवरवर्क्ड हो, इतने ज्यादा ड्यूटी में या फिर इतना ज्यादा वो थक गए हो जिस वजह से उन्होंने मेडिकेशन एरर हो गया हो, या फिर अंडर ट्रेन्ड हो, उनको ट्रेनिंग अच्छे तरीके से नहीं मिली हो, या फिर उनको सही तरीके से मेडिसिन का यूज करना या फिर सही तरीके से पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर करना नहीं आता हो। स्ट्रेस, या फिर हमारे जो प्रोवाइडर्स हैं वो किसी भी टाइप के स्ट्रेस्ड हो या फिर डिस्ट्रैक्टेड हो। इन रिलेटेड कंडीशंस में पेशेंट को मेडिकेशन एरर प्रोवाइडर्स के थ्रू हो सकता है। फिर आता है हमारा ह्यूमन एरर या फिर ह्यूमन मेडिकेशन रिलेटेड एरर जो है वो पेशेंट की तरफ से किस तरीके से हो सकता है। या तो पेशेंट बहुत ज्यादा जल्दी में हो, इन अ हरी, पेशेंट हमारा बहुत ज्यादा जल्दी में था, उसने पेशेंट ने मेडिसिन समझने की इच्छा ही नहीं दिखाई जिसकी वजह से मेडिकेशन एरर हो गया। हेल्दी लिटरेसी लेवल, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि उनको सही तरीके से मेडिसिन बताई जाए, या उनको जिस तरीके से मेडिसिन बताई गई थी लेने के लिए वो पढ़े लिखे नहीं थे और वो इस चीज पे इतना ध्यान नहीं दे पाए, इसकी वजह से उन्होंने मेडिकेशन एरर खुद ही कर लिया। उसके बाद आता है हमारा डू नॉट अंडरस्टैंड द मेडिकेशन या मेडिसिन यूज, या उनको समझ ही में नहीं आया कि किस मेडिसिन का क्या यूज है, उस वजह से उन्होंने मेडिकेशन एरर खुद को पहुंचा दिया। फिर आता है हमारा पुअर वर्कफ्लो में हम इंक्लूड करते हैं कि हमारे पेशेंट के मेडिकेशंस को सही तरीके से रिकॉर्ड ना कर रखा हो। उन केसेस में भी हम पुअर वर्कफ्लो की वजह से मेडिकेशन एरर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है हमारा डिसऑर्गेनाइज्ड वर्कस्पेस। हम अगर अपनी फार्मेसी पे सही तरीके से मेडिसिन को नहीं रखेंगे या फिर ऑर्गेनाइज तरीके से मेडिसिन को नहीं रखेंगे, उस वजह से भी हम पेशेंट को मेडिकेशन एरर प्रोवाइड कर देते हैं। फिर आता है लैक ऑफ सुपरविजन। आपने किसी भी मेडिसिन का सही तरीके से सुपरविजन नहीं करा कि कौन सी मेडिसिन थी या क्या उसकी स्ट्रेंथ थी या क्या उसकी डोज फॉर्म थी, उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को मेडिकेशन एरर प्रोवाइड कर देते हैं। फिर आता है हमारा मेडिकेशन रिलेटेड फैक्टर्स, जिसमें कि हम इसमें इंक्लूड करते हैं लुक अलाइक और साउंड अलाइक मेडिकेशंस। लुक अलाइक मेडिकेशंस और साउंड अलाइक मेडिकेशंस है वो हमारे मेडिकेशन रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। जो मेडिसिन एक जैसी दिखती हैं या जो मेडिसिन बोलने में एक जैसी लगती हैं, उन मेडिसिन को अगर हम नहीं सेपरेट करके रखेंगे, उस वजह से भी हम अपने पेशेंट को मेडिकेशन एरर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मल्टीपल डोजेस एंड स्ट्रेंथ। हमने किसी मेडिसिन की बहुत ज्यादा मल्टीपल डोजेस थी या उसको बहुत टाइम देनी थी, वो मेडिसिन बहुत बार देनी थी मेडिसिन, और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा थी। हमने इस वजह से भी अपने पेशेंट को मेडिकेशन एरर प्रोवाइड कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि उसकी क्या एक्चुअल डोज फॉर्म थी या उसको दिन में कितनी बार देनी थी। हम उस वजह से भी पेशेंट को मेडिकेशन एरर दे देते हैं। फिर है हमारा टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर। बेसिकली ये 5 टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर होते हैं। नंबर 1 प्रिस्क्राइबिंग एरर, नंबर 2 डिस्पेंसिंग एरर, नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेशन एरर, नंबर 4 ट्रांसक्रिप्शन एरर, नंबर 5 इंडेंट एरर। ये कुछ 5 मुख्य तरीके के मेडिकेशन एरर होते हैं जिससे हम पेशेंट को अपने मेडिकेशन एरर देते हैं। फिर आता है हमारा प्रिस्क्राइबिंग एरर। प्रिस्क्राइबिंग एरर इंक्लूड करता है अ
meaningful prescribing error occurs when a result of a prescribing decision or prescription handwriting process. बेसिकली इसमें हम इंक्लूड करते हैं कि हमारा किस टाइप का प्रिस्क्राइबिंग एरर है कि जब हम लिख रहे हैं या किसी भी टाइप की मेडिसिन हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या हम प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर पे लिख रहे हैं, उस दौरान ये एरर हम कंडक्ट करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? इनकरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन, हम गलत प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं या इसमें गलत प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। फिर आता है हमारा इलेजिबल हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग जो थी वो हमें समझ में नहीं आई थी, जो प्रॉपर हैंडराइटिंग नहीं थी। फिर आता है हमारा ड्रग एलर्जी नॉट आइडेंटिफाइड, अगर हमारे पेशेंट को किसी भी टाइप की ड्रग एलर्जी है वो आइडेंटिफाइड नहीं कर रखी थी। फिर आता है हमारा आउट ऑफ एब्रीवेशंस, आउट ऑफ एब्रीवेशंस में मतलब हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन था वो टोटली एब्रीवेशंस पे ही डिपेंडेंट था, उस वजह से भी कभी कभी क्या होता है फार्मासिस्ट को या फिर जहां से भी आप मेडिसिन ले रहे हो उस जगह पे आपको एडवर्स डिस्पेंसिंग एरर विच इंक्लूड्स जो भी मेडिसिन हम पेशेंट को फार्मेसी से डिलीवर कर रहे हैं वार्ड में या फिर डायरेक्टली पेशेंट को, उस दौरान पे ये एरर कंडक्ट किया जाता है। डिस्पेंसिंग एरर बेसिकली इंक्लूड करता है रॉन्ग डोज, रॉन्ग ड्रग या फिर इनएडिक्वेट मेडिसिन और या फिर वो गलत प्रिस्क्रिप्शन देख के या फिर गलत जो उनको दिखाई दे रहा है या प्रिस्क्रिप्शन पे वो इतना क्लियर नहीं है आइडेंटिफाइड कि उनको किस मेडिसिन को देना है या उसकी क्या स्ट्रेंथ है या फिर क्या डोज है, उस दौरान पे डिस्पेंसिंग एरर फार्मेसी से होता है। फिर है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एरर। एडमिनिस्ट्रेशन एरर इट इन्वॉल्व्स रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग रूट, रॉन्ग ड्रग, रॉन्ग डोज, रॉन्ग मेथड और रॉन्ग टाइम। ये इंक्लूड करता है कि हम किस समय पे जैसे कि पेशेंट को गलत मेडिसिन प्रोवाइड कर दी या हमें गलत डोज प्रोवाइड कर दी या हमने गलत रूट चूज करा मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के लिए, ये सारे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स होते हैं। फिर आता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन एरर। ट्रांसक्रिप्शन एरर ये जो है कुछ स्पेसिफिक टाइप होता है मेडिकेशन एरर का, जैसे कि ये इंक्लूड करता है कि जो एंट्री थी हमने पेशेंट की मेडिसिन की जो एंट्री करी थी सिस्टम में वो गलत एंट्री हो गई हो, जिसकी वजह से ये कॉमनली ह्यूमन ऑपरेटर्स की वजह से एरर कंडक्ट किया जाता है। इसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एलिजिबल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन जो था वो पढ़ने में नहीं आ रहा था, या फिर जो कि नर्स की तरफ से की जो हैंडराइटिंग थी उसकी वो इलिजिबल थी, जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं किया गया और उसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन मेडिकेशन एरर आ गया। फिर आता है हमारा इंडेंट एरर। इंडेंट एरर जो होता है वो हमारा तब होता है कि इंडेंटिंग करते वक्त बेसिकली इसमें क्या इंक्लूड होता है कि डिस्पेंसिंग ऑफ बिटवीन द मेडिसिन एक्चुअली डिस्पेंस टू द पेशेंट। जो मेडिसिन आपके डॉक्टर ने बताई थी वो पेशेंट तक पहुंचते पहुंचते उसका इंडेंट जो था, उसकी डिस्पेंसिंग जो थी वो दूसरी हो गई। जैसे कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं? रॉन्ग डोज, रॉन्ग ड्रग या फिर रॉन्ग पेशेंट, ये सारी चीजें इंडेंट एरर की कैलकुलेट की जाती हैं। फिर आता है हमारा द 6 आवर्स। द 6 आवर्स का मतलब होता है कि हम किस तरीके से अपने पेशेंट को मेडिकेशन एरर होने से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। नंबर 1 है हमारा राइट पेशेंट। अगर हमारा पेशेंट हमें सही पता होगा तो हम मेडिकेशन एरर होने से पेशेंट को बचा सकते हैं। फिर आता है हमारा राइट ड्रग। अगर हमें सही ड्रग मालूम होगी कि क्या ड्रग हम पेशेंट को देने जा रहे हैं, तब भी हम अपने पेशेंट को मेडिकेशन एरर होने से रोक सकते हैं। फिर आता है हमारा राइट रूट। हमें सही रूट पता होना बहुत जरूरी है मेडिकेशन एरर को बचाने के लिए। अगर हमें रूट ही नहीं पता होगा तो हम बार बार अपने पेशेंट को मेडिकेशन एरर देते रहेंगे। फिर आता है हमारा राइट डोज। हमें सही डोज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पेशेंट को कौन सी दवाई की कितनी डोज पेशेंट को देनी है। अगर आप ऐसा आपको नहीं याद रहता है कि कौन सी दवाई की क्या डोज होती है, तो आपके पास पेशेंट की फाइल होती है, उसमें ऑलरेडी ट्रीटमेंट शीट में सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती है, तो आप जब भी पेशेंट की दवाई करने जाए तो एक बार उसको रिव्यू कर सकते हैं। फिर आता है आपका राइट टाइम। आपको पेशेंट की किस टाइम पे दवाई देनी है इस चीज का पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर आप पेशेंट को सही टाइम पे दवाई देंगे तो आप मेडिकेशन एरर होने से पेशेंट को बचा सकते हैं। फिर है आपका राइट डोज फॉर्म। आपको
पेशेंट की डोज फॉर्म भी पता होना बहुत जरूरी है कि आपको पेशेंट को कितनी और किस डोज फॉर्म में पेशेंट को मेडिसिन देनी है, तभी आप अपने पेशेंट को मेडिकेशन एरर होने से बचा सकते हैं। अब जानेंगे कि मेडिकेशन एरर का फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है। सबसे पहले डेट ऑफ इवेंट और टाइम ऑफ इवेंट। यहाँ पे जिस भी तारीख को हमारा ये मेडिकेशन एरर हुआ था उसकी डेट और टाइम आएगा। फिर आता है हमारा सेकेंड लोकेशन ऑफ इवेंट। लोकेशन ऑफ इवेंट का मतलब कि हमारा जो मेडिकेशन एरर हुआ था वो किस डिपार्टमेंट में हुआ था, जैसे कि वार्ड में हुआ था, ओपीडी में हुआ था, फार्मेसी में हुआ था या कहीं और जगह। अगर इन 3 पैरामीटर्स में नहीं है, अदर में आप टिक करके आपके जिस भी डिपार्टमेंट में मेडिकेशन एरर हुआ था हम वो डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन करेंगे। थर्ड आता है हमारा टाइप ऑफ एरर। टाइप ऑफ एरर का मतलब कि किस टाइप का मेडिकेशन एरर हुआ था। प्रिस्क्राइबिंग एरर हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन एरर हुआ था, डिस्पेंसिंग एरर हुआ था या कोई और अदर एरर हुआ था, जैसे कि इंडेंट एरर हो गया या फिर ट्रांसक्रिप्शन एरर हुआ था। तो अगर आपका इनमें से किसी पैरामीटर्स में अगर आता है, सपोज दैट आपका एडमिनिस्ट्रेशन एरर था, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन एरर पे टिक करेंगे। फिर फोर्थ आता है हमारा पेशेंट डिटेल्स। पेशेंट डिटेल्स में हम पेशेंट की एज, पेशेंट का डायग्नोस और पेशेंट का जेंडर लिखेंगे। फिर आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, मतलब कि आपका जो मेडिकेशन एरर हुआ वो किस तरीके से हो गया, कैसे हो गया। अब वहाँ पर आप ये अपने टर्म्स में, अपनी लैंग्वेजेस में यहाँ पे फिल करेंगे कि किस रीज़न से आपने मेडिकेशन एरर अपने पेशेंट को दिया या आपके पेशेंट को किस वजह से मेडिकेशन एरर हो गया। फिर सिक्स्थ है हमारा डिटेल्स ऑफ मेडिसिन इन्वॉल्व इन द इवेंट। कौन कौन सी मेडिसिन थी, उनकी क्या डिटेल्स थी उस इवेंट में इन्वॉल्व, वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद आता है हमारा डोज फॉर्म। डोज फॉर्म का मतलब कि टैबलेट थी, इंजेक्शन था, बाइल थी, क्या था, मतलब किस फॉर्म में थी वो मेडिसिन जो आपसे मेडिकेशन एरर हुआ, हम वो लिखेंगे। फिर आता है हमारा जेनरिक नेम। जेनरिक नेम में मतलब कि कौन सी मेडिसिन से हमारे को मेडिकेशन एरर हमने पेशेंट को दिया है, जैसे सेफ्टिएक्सोन 1 ग्राम, जैसे जेनरिक नेम हो गया हमारा सेफ्टिएक्सोन मोनोसेफ। उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, 1 ग्राम, और उसकी फ्रीक्वेंसी थी हमारी 12 आवरली। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि किस इंजेक्शन से हमने पेशेंट को मेडिकेशन एरर दिया है, वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। फिर आता है हमारा 7th पॉइंट, विच इज डिड द एरर रीच्ड द पेशेंट। जो भी एरर था आपका वो पेशेंट को पहुंचा या नहीं। अगर आपने उसे पहले ही पकड़ लिया कि आपने गलत उसको डोज दे रहे हो या आपके इंचार्जेस ने पकड़ लिया, तो कभी कभी होता है कि आप पेशेंट तक वो जो एरर है वो नहीं रीच करता है, तो आप नो लिख दो या आप येस भी लिख दो अगर आपके पेशेंट को मेडिकेशन एरर आपने पहुंचा दिया है तो। डिपेंड्स ऑन क्या कंडीशन है। फिर आता है हमारा 8th पॉइंट, आउटकम ऑफ द इवेंट। आउटकम ऑफ द इवेंट का मतलब कि उस इवेंट या उस एरर के बाद होने के क्या उसका आउटकम आया, कि एरर जो था वो पेशेंट को पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा नो एरर, पेशेंट को कोई भी एरर नहीं हुआ। फिर आता है हमारा एरर नो हार्म, एरर तो हुआ था लेकिन कोई हार्म नहीं हुआ। जैसे कि इसके भी क्राइटेरियाज हैं। एरर डिड नॉट रीच द पेशेंट, ये एक पॉइंट हो सकता है। नो हार्म, एरर तो हुआ लेकिन हार्म कोई नहीं हुआ पेशेंट को। नो हार्म बट रिक्वायर्स मॉनिटरिंग, हो सकता है हार्म तो नहीं हुआ पेशेंट को लेकिन उसको मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, क्लोज मॉनिटरिंग की उस पेशेंट को ज़रूरत हो गई है। फिर आता है हमारा एरर या हार्म, एरर हुआ और हार्म भी हुआ। फिर आता है उसके हमारे पॉइंट्स हैं टेम्पररी हार्म रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट, कोई टेम्पररी हार्म हुआ है पेशेंट को और उसको ट्रीटमेंट की अब ज़रूरत है। फिर है हमारा टेम्पररी हार्म रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, इतना ज़्यादा सीवियर हार्म
पहुंच गया है, टेम्परेरी हार्म पहुंच गया है उसको, लेकिन उसको हॉस्पिटलाइजेशन की भी अब जरूरत पड़ रही है। फिर आता है हमारा परमानेंट हार्म। हमने कोई मेडिसिन दे दी और उसकी वजह से हमारे पेशेंट को परमानेंट हार्म हो गया है। नियर डेथ इवेंट, मेडिकेशन एरर की वजह से हमारा पेशेंट मरने तक की उसकी नौबत आ गई है। फिर आता है हमारा एरर डेथ, पेशेंट को हमारे एरर भी हुआ और उसके बाद उसकी डेथ भी हो गई। तो अगर इन किसी आउटकम या इन किसी क्राइटेरिया में आपका मेडिकेशन एरर, आपकी पेशेंट की कंडीशन इन एरर्स में और इनके पैरामीटर्स में आती है तो आप उस पैरामीटर में टिक करेंगे। फिर हमारा है 9th पॉइंट, पॉसिबल कॉजेज एंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। कौन कौन से पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं आपके मेडिकेशन एरर के और कौन कौन से फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लैक ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस। मे बी हमारा जो मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर रहा था उसको लैक ऑफ नॉलेज हो, फ्रेशियर हो, एक्सपीरियंस भी कम हो। फिर आता है हमारा इलिजिबल प्रिस्क्रिप्शन, ये हमारा डिस्पेंसिंग एरर हो गया जो फार्मेसी से होता है। प्रिस्क्रिप्शन सही तरीके से नहीं था, इस वजह से पेशेंट उसने गलत दवाई दे दी और मेडिकेशन एरर हो गया। ऑलरेडी ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। फिर आता है हमारा लुक अलाइक साउंड अलाइक मेडिकेशंस की वजह से हमने पेशेंट को मेडिकेशन एरर दिया है। या लेजिबल या फिर इंस्ट्रक्शन, गलत लेजिबल लिखा हो या फिर गलत इंस्ट्रक्शंस लिख रखे हो। यूज ऑफ एब्रीवेशंस, बहुत सारे एब्रीवेशंस का यूज था, इस वजह से मेडिकेशन एरर हो गया हो। अनअवेलेबल पेशेंट इंफॉर्मेशन, पेशेंट की इंफॉर्मेशन उस पर मेंशन नहीं थी, इस वजह से मेडिकेशन एरर हो गया हो। पीक आवर्स, हमारी फार्मेसी जो थी वो बहुत ज़्यादा बिजी थी या हमारा वार्ड बहुत ज़्यादा बिजी था, इस वजह से हमारा पेशेंट को मेडिकेशन एरर हो गया। या मिसकम्युनिकेशन, आपके दूसरे वर्किंग स्टाफ ने तो कोई दूसरी मेडिसिन बताई थी या आपके सीनियर ने कोई दूसरी मेडिसिन एडमिनिस्टर करने को बताई थी, लेकिन आपने उसको सही तरीके से नहीं सुना और आपने रॉन्ग मेडिसिन एडमिनिस्टर कर दी। या फेलियर टू अडायर टू वर्क प्रोसीजर, मीन्स इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही नहीं करा, वर्क प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं करा, उस वजह से मेडिकेशन एरर हो गया या कोई अदर मेडिकेशन एरर हो गया। तो हमने ऊपर हमारे पेशेंट का जो मेडिकेशन एरर हुआ है वो हमारा गलत मेडिसिन एडमिनिस्टर करने की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि पीक आवर्स थे, वार्ड बिजी जा रहा था और उन कंडीशन में हमने जल्दबाजी में पेशेंट को गलत मेडिसिन लगा दी, गलत डोज फॉर्म लगा दी, उस वजह से हमारे पेशेंट को मेडिकेशन एरर हो गया। फिर आता है हमारा डिटेल्स ऑफ द रिपोर्टर, आपके किसने आपने इंसिडेंट अपना बताया है और किसने आपका इंसिडेंट को रिपोर्ट किया है उसकी डिटेल्स आएंगी। इट कुड बी योर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और योर क्वालिटी डिपार्टमेंट और योर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। सपोज दैट ये आपका जो फॉर्म है वो एक इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स भर रही है, तो आपके इन्फेक्शन कंट्रोल का नाम आएगा, उसकी डेजिग्नेशन आएगी और उसका मोबाइल नंबर आएगा। देन इट कम्स इंटरवेंशन डन, मेडिकेशन एरर होने के बाद क्या इंटरवेंशन हुआ है अब हम उसके बारे में जानेंगे। एडमिनिस्टर्ड एंटीडोट, education training provided, informed staff who made error, change to correct dose, drug frequency, communication process improved, policy procedure charged, institute no action needed, other। अगर इन किसी पैरामीटर्स में आपका जो मेडिकेशन एरर है, आपने जैसे आपका हुआ था, आपको डोज फॉर्म लगानी थी 500 ग्राम और आपने लगा दी 1 ग्राम, जैसे आपको मेडिकेशन हुआ है वो आपका हुआ, आपको जो मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी थी वो थी 500 ग्राम और आपका मेडिसिन एरर हुआ है, मेडिकेशन एरर हुआ है वो हुआ है 1 ग्राम के साथ। आपको जो मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी थी वो थी 500 mg और आपने जो मेडिकेशन एरर हुआ है वो हुआ है 1 ग्राम से, तो आपने पकड़ लिया, आपने पेशेंट को नहीं पहुंचाया था और आपके इंचार्जेस ने या
आपने खुद ने एक बार वो नोटिस कर लिया और जिस वजह से आपने चेंज कर दिया, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो चेंज टू द करेक्ट ड्रग डोज फ्रीक्वेंसी। ये कोई भी हो सकता है रीज़न, क्या पता कभी कभी आपने मेडिकेशन एरर हो गया हो और आपके पेशेंट को एरर पहुंच गया हो सकता है उसको टेम्परेरी ट्रीटमेंट की रिक्वायरिंग हो। तो ये सारे केसेस होते हैं, ये फॉर्म होता है हमें जिस तरीके से भरना होता है अगर हम किसी पेशेंट को मेडिकेशन एरर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा सिग्नेचर, जिस भी डिपार्टमेंट के पर्सन ने इस फॉर्म को फिल करा है उसके सिग्नेचर। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और अगर आपको ऐसी ही बहुत सारी नई चीजों के बारे में जानना हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और ऐसी ही नई और रोचक वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।